हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया मस्त। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइटी लेंथ। कुछ बच्चों ने कहा था सर ये टॉपिक छूट गया था, तो मैंने उनको बोला था ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। तो इसी टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पढ़ने क्या जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफिनिटी लेंथ ऑफ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर इनफिनिट लेंथ। तो बच्चों जो है यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक वायर है जो टोटली किससे मिलकर बनी है? चार्ज से मिलकर ही बनी हुई है, लेकिन उसकी लेंथ क्या? इनफाइनाइट। जैसे यहाँ देखो, हमने ये यहाँ कहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, यानी ये जो वायर आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस है। ये देखो बच्चों, इसे आप ये मान सकते हो कि जो वायर है टोटली चार्ज से ही मिलकर बना है, और इसमें चार्ज कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। बच्चों समझ में आ रहा है इसको? अब इसके कारण हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके कारण हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। मान लो सपोज दैट हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड पर करना है इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? मान लो y डिस्टेंस पे। तो कैसे फाइंड करें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड? उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी के बारे में हम सीखना है आज। तो बच्चों देखो, यहाँ पे देखो जो चार्ज है आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला है, वो फार्मूला है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला क्या है? किसी चार्ज के पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है तो E = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वेयर R इज, तो R इज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। और क्यों क्या है? पॉइंट चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज आप देख रहे हो वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे ये फार्मूला तो नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूले से काम होगा? तो हमें क्या करना होगा कि इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे ध्यान से समझना है आपको। देखो मान लो कि इससे x डिस्टेंस पे हमने छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लिया dx। क्या ले लिया? dx। अब जब हमने dx ले लिया तो देखो dx पे जो चार्ज होगा बेटा, dx पे जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? थोड़ा सा चार्ज होगा। भाई dx की लेंथ क्या है? बहुत छोटी सी है। तो dx अगर बहुत छोटी सी है तो उस पर चार्ज भी क्या होगा? थोड़ा सा होगा। अगर हमें जूम कर ले कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लेमडा। लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है ये? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हमने आपको बताया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। बच्चों तो रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हमने क्या बताया था? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक। और
पृष्ठ आवेश घनत्व हमने किसको बताया था? पृष्ठ आवेश घनत्व हमने आपको बताया था एकांक पृष्ठ पर उपस्थित या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व हमने आपको क्या बताया था? एकांक आयतन पर स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने जूम कर लिया कि इस जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। यानी देखिए आवेश घनत्व क्या है बच्चों? लेमडा। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे छोटा सा dx ले लिया। अगर वो छोटा सा dx ले लिया तो इस dx पे भी छोटा सा चार्ज होगा dq। कितना चार्ज होगा? dq। अब कोई पूछे कि dq की वैल्यू कितनी होगी तो dq की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? लेमडा इंटू dx। कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। कैसे लेमडा इंटू dx होगा? क्योंकि आप जानते हो लेमडा इक्वल क्या होता है? q/l। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा है तो dx लंबाई पर कितना चार्ज होगा? तो लेमडा इंटू dx। भाई देखो लेमडा अपनी जगह पे, q की जगह dq हो गया और l की जगह यहाँ पे आपने क्या लिया है? dx लिया। तो dq इक्वल क्या हो जाएगा? dq इक्वल हो जाएगा लेमडा इंटू dx। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। यहाँ पे कितना चार्ज आ गया? लेमडा इंटू dx। अब देखो यहाँ पे छोटा सा जो आपने स्मॉल सेगमेंट लिया dx, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इसके कारण यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? आउटसाइड होगा बच्चों। किधर होगा? आउटसाइड। ये हो गया आपका डी के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हो गया DE। क्या हो जाएगा बच्चों? DE। अब देखो DE के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। DE के हम दो टुकड़े बनाएंगे बच्चों। DE के क्या करेंगे? दो टुकड़े बनाएंगे। अगर ये एंगल थीटा मान लें तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब इधर हो जाएगा क्या? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? DE कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा? DE कॉस थीटा। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। इधर हो जाएगा DE कॉस थीटा। क्लियर है इतना बच्चों? अब इसी तरह हम क्या करें, इतने ही x डिस्टेंस पर इधर भी एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लें। ये हमने क्या ले लिया? dx। और ये dx पर भी कितना चार्ज होगा? वही dq चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? dq। और dq इक्वल यहाँ भी क्या होगा? लेमडा इंटू dx। तो इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसी लाइन को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश क्या होगी? बाहर की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो बच्चों। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? बाहर की ओर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने चार्ज लिया, यहाँ पे हमने DQ लिया, तो इस DQ के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसको और इस पॉइंट को यानी P पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के अनुदिश क्या होगी? बाहर की ओर होगी बच्चों। इसको याद रखिएगा। अब देखो अगर ये एंगल हमने थीटा माना है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो इसके भी अब देखो यहाँ पे DE है। अब इस DE के दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट तो देखो इधर थीटा लगा तो इधर हो जाएगा DE कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? DE कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? DE साइन थीटा। आप देख पा रहे हो कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है उसकी दो कंपोनेंट DE cos थीटा और DE sin थीटा है। और यहाँ पे जो आपने स्मॉल सेगमेंट लिया dx और उस पर जो चार्ज DQ है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड D है, उसके भी दो कंपोनेंट DE sin थीटा और DE cos थीटा। तो देखो DE sin थीटा और DE sin थीटा दोनों क्या है? अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, इन्हें निरस्त कर देंगे। तो क्या बचा? DE cos थीटा एक डायरेक्शन में बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रॉड के कारण यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम सभी DE cos थीटा क्या कर लें? ऐड कर लें। किस मेथड से? इंटीग्रेशन मेथड से बच्चों। कैसे? इंटीग्रेशन मेथड से यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पहले निकालो DE की वैल्यू क्या होगी। देखो DE की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई, देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए।
तो पाइथागोरस थ्योरम देखो ये क्या है, x है और यहाँ से आता क्या y है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बच्चों आप आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू की जगह आप लिख लोगे, देखो डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, डी क्यू की जगह लेमडा इंटू डी एक्स बाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बच्चों, तो क्या लिखेंगे E इक्वल, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, पूरी राड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसलिए हमने इसको क्या लिखा E। और सभी डी ई कॉस थीटा को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, किस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड से हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाए, राड कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट हो गई। ठीक, यहाँ पे लिमिट भी यूज कर लिया क्योंकि राड कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो टोटल चार्ज कहाँ से कहाँ तक है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इसलिए हमने लिमिट लगाया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब देखो नेक्स्ट लाइन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट होगा, डी की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा देखो कॉस थीटा, हमने डी की वैल्यू रख दी इतना और आगे क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें थोड़ा सा बच्चा देखो यहाँ पे कैलकुलस का, बायोलॉजी वाले बच्चों ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस का यूज हो रहा है। क्लास 12th में एक बुक होती है कैलकुलस, और कैलकुलस में लिमिट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम बन रही है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसे बायोलॉजी वाले बच्चों तो लर्न कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट एक्स इक्वल हम ले लेते हैं वाई टैन थीटा, वाई इक्वल क्या ले लेंगे टैन थीटा, और इसका हम क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा वाई इंटू डी बाई डी थीटा इंटू टैन थीटा। बच्चों मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि टैन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो बोलो डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी एक्स इक्वल हो गया वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई इतना, यानी डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे इतना। अब हमें क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या है वाई टैन थीटा, तो वाई स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया वाई स्क्वायर, कामा ले लेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ाया गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ ध्यान दो, हमने एज्यूम कर लिया एक्स इक्वल वाई टैन थीटा, फिर एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थीटा के साथ वेरी हो रही है, बदल रही है, तो एक्स का हम थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल वाई इंटू टैन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे टैन थीटा का फार्मूला होता है, टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन है, टैन थीटा का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो डी एक्स इक्वल क्या हो गया वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी डी एक्स की वैल्यू आ गई इतना। अब नीचे यहाँ पे देखो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हम लोग वैल्यू निकाला, एक्स की जगह अपने वाई टैन थीटा रख दिया और वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक, यहाँ पे अब देखिए आगे, बच्चों यहाँ पे देखो, अब हम इसकी वैल्यू हम इसमें पुटअप करने, अच्छा लिमिट भी चेंज कर लो। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे आपने क्या लिया x इक्वल वाई टैन थीटा लिया है, तो x इक्वल वाई टैन थीटा लिया, तो यहाँ पे जो लिमिट होगी बच्चों देखो x की जगह पर इनफाइनाइट रख दें, तो y का इनफाइनाइट में डिवाइड करो तो इनफाइनाइट, तो बताओ टैन थीटा इक्वल इनफाइनाइट मिल जाएगा। टैन थीटा इक्वल क्या मिला आपको इनफाइनाइट मिल गया,
अब बताओ tan थीटा इक्वल अगर इनफाइनाइट मिला तो इनफाइनाइट कितनी इक्वल होती है, tan π/2 की होती है। तो थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा, π/2। मान लो ये θ1 हो गया। अब इसी प्रकार अगर माइनस इनफाइनाइट रखो θ2 इक्वल मिल जाएगा -π/2। यानी लिमिट आपकी हो जाएगी, ये लिमिट जो चेंज हो जाएगी, e इक्वल लिमिट हो गई -π/2 से +π/2। और अंदर का मटेरियल क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या है, जो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर। देखो बेटा यहां पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1/4πε लैम्डा इंटू डी एक्स। अब देखो लैम्डा इंटू डी एक्स, तो डी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, वाई सेक स्क्वायर थीटा, वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। और आगे क्या लिखा है, इंटू कास थीटा। अब यहाँ देखो एक वाई से एक वाई क्या कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा आपका लैम्डा अपान 4πε0 वाई। और अंदर क्या बचा, -π/2 प्लस π/2। और अंदर क्या बचा, कास थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों इसे गौर करो, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है देखो 1/4πε लैम्डा, और लैम्डा के बाद क्या लिखा है, डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा है, देखो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखा है वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख दिया। अब नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू हमने निकाली है, तो क्या है वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आई, तो वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बच्चों। और आगे क्या बचा, कॉस थीटा लिख दिया। अब देखो ऊपर एक वाई नीचे दो वाई, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, एक वाई नीचे बच गया, उसको हमने बाहर कर दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या बचा, लैम्डा ऊपर दिखाई दे रहा, तो लैम्डा और नीचे क्या 4πε0 वाई, उससे हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, कास थीटा इंटू डी थीटा। अब कास थीटा का आपको डिफरेंस इंटीग्रेट करना होगा, यानी समाकलन करना होगा। अब आपको बच्चों ये फार्मूले सब क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। कास थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, कास थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। ये सभी फार्मूले को हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों, और क्लास 11 में भी लर्न कराया है आपको हमने, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताओ इसके बाद क्या करते हो, अभी ये क्या है अपर लिमिट और ये क्या है लोअर लिमिट। तो हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट को एक बार थीटा की जगह पर रखेंगे और एक बार लोअर की जगह लिमिट को थीटा की जगह रखेंगे, और अपर में से लोअर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस साइन -π/2। अब बच्चों साइन देखो यहाँ पे ए इक्वल लैम्डा अपान 4πε0 इंटू आई, और यहाँ सभी को पता है कि साइन π/2, साइन π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 का मतलब क्या है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 आती है। और यहाँ पे देखो माइनस साइन π/2 है, तो याद कर लो कि साइन माइनस थीटा का हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर क्या बचा साइन π/2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और साइन π/2 की वैल्यू फिर 1 आ जाएगा, तो 1 1 मिला के 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया 1/4πε2 लैम्डा बाई वाई। ऐसा भी लिख सकते हो, फार्मूला आ गया। या तो आप लिख सकते हो 2 से 4 को कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल 1 लैम्डा अपान 2πε0 इंटू वाई। वाई इज क्या है, वाई क्या है, वाई इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू पॉइंट, यानी वाई क्या है, वायर के मिड पॉइंट से उस बिंदु की दूरी है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों ये आ गया आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू इनफाइनाइटी स्टेट वायर, यानी एक समान रूप से आवेशित। ये क्या आ गई आपको, एक समान रूप से आवेशित, क्या आ गया ये, एक समान रूप से आवेशित सीधे
अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम लोग गॉस थ्योरम में भी एक बार फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। गॉस थ्योरम से इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ये हमने किसके मेथड से किया है? ये हमने कूलॉम्स लॉ की मेथड से किया है। किसके मेथड से किया है? कूलॉम्स लॉ की मेथड से, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के मेथड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डेरिवेट कर पा रहे थे। क्या था? E इक्वल एफ बाई क्यू नॉट सी, तो आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलॉम्स लॉ से आपने एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए कूलॉम लॉ से या गॉस लॉ से। जब कूलॉम लॉ से कहेगा आप कहेगा कि विदाउट गॉस लॉ का यूज किए करो तब भी कूलॉम्स लॉ लगाना है, और जब गॉस लॉ से कहेगा तो गॉस लॉ से लगाना है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बढ़िया से वीडियो में देखकर समझिएगा आप लोग।